नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। राजस्थान में 4 प्रत्याशी ऐसे होंगे जो राज्यसभा जाएंगे क्योंकि 4 सीटों की अवधि खत्म हो रही है। 4 नाम कौन कौन से हैं? वो 4 नाम दरअसल ये, जिनमें से घनश्याम तिवाड़ी बीजेपी की तरफ से, इसके अलावा मुकुल वासनिक कांग्रेस, रणदीप सुरजेवाला और प्रमोद सावंत ये कांग्रेस की तरफ से हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन नामों के जरिए जो कांग्रेस सोच रही थी कि 3 प्रत्याशियों में से 1 या 2 को स्थानीय तौर पर मैदान में उतारा जाएगा जबकि तीनों बाहरी, तो क्या इसकी वजह से कांग्रेस के अंदर जो एक आंकड़ा है उस आंकड़े में कुछ इधर उधर होगा? क्योंकि दूसरी तरफ बीजेपी है जिन्होंने घनश्याम तिवाड़ी को राज्यसभा भेजने की तैयारी कर ली है और दूसरे नाम के लिए बीजेपी कह रही है कि या तो वो शायद निर्दलीय होंगे या कोई उद्योगपति होंगे, यानी कि वो जिनको निर्दलीय का समर्थन मिल सके। आज सवाल यह है कि राज्यसभा के इस दंगल में आंकड़ों के गणित में कितना प्लस कितना माइनस किस तरफ से होगा और क्यों होगा, आज बात इसी मुद्दे। मुझे सबसे पहले बधाई ही माननीय वसुंधरा जी दी थी और हमारे बीच में कोई गिला शिकवा नहीं है और हम सब मिलकर काम करेंगे। 4 सीट हैं, एक बीजेपी का बहुमत है, 3 कांग्रेस का है, 3 कांग्रेस जीतेगी, 1 बीजेपी जीतेगी। 3 सीटें कांग्रेस जीतेगी। जो उम्मीदवार घोषित हुए हैं उन तीनों को राजस्थान के कांग्रेस विधायक जिता के भेजेंगे। दूसरा उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से नहीं लाते हैं तो निर्विरोध निर्वाचन हो जाएगा। अगर लाते हैं तो हम तैयार हैं, हमारे 3 के बहुमत है हमारे पास में, हम जीतेंगे। दरअसल दंगल में कई तरीके के दाव होते हैं और उन्हीं दाव पेचों के ऊपर सियासत टिकी होती है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस विधायक राम नारायण मीणा जी, बीजेपी नेता मुकेश पारीक जी, राजनीतिक विश्लेषक महेश शर्मा जी और हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा जी। महेश शर्मा जी, चर्चा में आपके साथ शुरू करना चाहूंगा। क्या वाकई में आपको लग रहा है कि यह चुनाव निर्विरोध होगा या फिर बीजेपी एक प्रत्याशी को और मैदान में उतारेगी, चाहे वो निर्दलीय हो या कोई और हो, और उसके जरिए चुनावी आंकड़ों की प्रक्रिया में जाना पड़ेगा? देखिए, जहाँ तक सवाल है, अगर ये जो 3 कांग्रेस और 1 भाजपा प्रत्याशी की घोषणा की गई है जी, अगर ये करवाए जाए तो निर्विरोध रूप से आराम से ये निकल जाएंगे। लेकिन जहाँ अगर सवाल है कि जैसे कि जो अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद संभवतः कल तक भाजपा अपना कोई नया कैंडिडेट भी, दूसरा कैंडिडेट भी घोषित कर सकती है जी, तो ऐसी सूरत में थोड़ा कंटेस्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। और ख़ासकर जब ये है कि जिस तरह की जो अखबारों में जो बयानबाजियाँ वगैरह आ रही हैं उसको देखते हुए तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये जो 3rd नंबर की जो चौथे नंबर की जो सीट है उसके लिए बड़ा टफ फाइट होगा। तो ये ठीक है मुकेश पारीक जी, क्या दूसरा प्रत्याशी उतारा जाएगा? क्योंकि आपकी तरफ से तो कहा जा रहा है कि हाँ उतारा ही जाएगा। वो बीजेपी से होगा या निर्दलीय होगा या कोई और होगा, और क्यों होगा? इस पे हमारे मंत्रणा चल रही है। हमारा प्रदेश नेतृत्व, प्रदेश के नेता और केंद्रीय नेताओं के बीच जो भी तय होगा वो कल स्पष्ट हो जाएगा। जहाँ तक कांग्रेस के उम्मीदवार आए हैं, बड़ा दुर्भाग्य है हमारे प्रदेश का कि कांग्रेस को एक भी ऐसा उम्मीदवार नहीं मिला जो हमारे राजस्थान का और जो राजस्थान से राज्यसभा में जाए। आज जितने इनके उम्मीदवार हैं उनमें एक मात्र नीरज डांगी राजस्थान से हैं और बाकी अब तक जो इनके उम्मीदवार हुए हैं या इनके राज्यसभा के सदस्य हैं वो सब हमारे प्रदेश के बाहर के हैं। ऐसी सूरत में ये तय है कि कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार की अंतर कलह है उससे यह स्पष्ट हो गया है कि इनके यहाँ यह भी तय नहीं हो सकता कि राजस्थान का कौन कैंडिडेट राज्यसभा में जाए। तो राजस्थान की जनता के लिए भी और राजस्थान की सरकार के लिए भी ये बहुत ही एक ऐसा दुखद इनका जो सामने आया है चेहरा कि जिसमें तीनों के तीनों कैंडिडेट इनके राजस्थान के बाहर आए हैं। ये तय नहीं कर पाए, बड़ी लंबी लंबी बातें कर रहे थे। क्या इसी वजह से आप विकल्प तलाश रहे हैं? देखिए, विकल्प तो भारतीय जनता पार्टी है राजस्थान की प्रदेश में और अगले जो चुनाव होंगे उसमें ये जनता स्पष्ट भी कर देगी कि विकल्प भारतीय जनता पार्टी ही है।
लेकिन जिस प्रकार से राज्यसभा में जो जनता को आशा थी कि कम से कम 2 चेहरे तो ऐसे होंगे कि जो राजस्थान प्रदेश से कांग्रेस के होंगे, वो नहीं हो पाए। इससे प्रदेश की जनता को निराशा लगी और साथ ही साथ जो हम कहते थे कि कांग्रेस में जो अंतर्कलह है, कांग्रेस में जो फूट है, कांग्रेस एक मत नहीं है, वो सामने आ गया। इनका एक चेहरा स्पष्ट रूप से सबके जनता के सामने। 1-2 विधायकों को छोड़ दे तो किसी ने अभी तक खुलकर तो इसका विरोध किया नहीं है। नहीं, बहुत सारे। रामनारायण मीणा जी, सर ये सवाल तो कांग्रेस के अंदर भी उठा रहे हैं, मुख्यमंत्री के कुछ सलाहकार उठा रहे हैं कि ये बताया जाए कि राजस्थान से किसी भी प्रत्याशी को मैदान में क्यों नहीं उतारा गया, तीनों भारी क्यों है? देखिए, एक सलाहकार का बयान आया है लेकिन वो निर्दलीय है, और जो भी है कोई 2 आदमी ने इस बारे में कहा है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और दोनों भी कांग्रेस के मतदाता हैं, कांग्रेस को वोट देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देने के लिए, और क्योंकि देखिए देश की संपत्तियाँ कहीं बिक रही है, जो नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने बनाई थी, तो पैसा कहीं ना कहीं तो जा रहा है। उस पैसे का दुरुपयोग यदि कोई पार्टी करना चाहे तो स्वतंत्र है। बाकी जो आंकड़ा है साफ है, आप सुने बात को हाँ बिल्कुल इसीलिए उतार रहे हो आप। जब आपका आंकड़ा ही नहीं है, खरीद फरोख्त की बात करते हो। तो यूपीए सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर गई थी, अगर आप वहां से शुरू करते हैं तो प्रारंभ जयपुर का एयरपोर्ट ईमानदार से बेचा है आपने 58 साल के लिए। रेल की पटरियां ईमानदार से बेच रहे हो आप। केंद्र से क्यों गए? आप LIC ईमानदार से बेच रहे हो क्या? केंद्र से साफ हो गए, पूरे देश में 2 आपने सारे इंस्टीट्यूशंस, बात कर लीजिए, आप सारे इंस्टीट्यूशंस ईमानदार से बेच रहे हो क्या? जितना करप्शन आज ये मुद्दा है नहीं। रामनारायण जी, अगर इस मुद्दे पर बात करना चाहे तो मैं तैयार हूं। बिल्कुल, आप बात करिए, आपके प्रधानमंत्री को बिठाइए ना। आप चर्चा करिए। सवाल है कि राजस्थान से सीटें खाली हुई, राजस्थान का प्रतिनिधित्व होना चाहिए था। ये पार्टी का अपना अधिकार है कि वो किसको भेजे, किसको ना भेजे। राजस्थान का प्रतिनिधित्व है। बहुत वर्षों पहले माननीय भैरव सिंह जी मध्य प्रदेश से गए थे। ये सेंट्रल लीडरशिप डिसाइड करती है, बीजेपी वालों ने भी, यहाँ वालों ने डिसाइड नहीं किया है। ये सेंट्रल लीडरशिप डिसाइड करती है। नेशनल पार्टी है, स्टेट यूनिट होती है, स्टेट लेवल पे ही कोई मान्यता होती है तो स्टेट करती है। तो सेंट्रल लीडरशिप ने जो नाम डिसाइड किए हैं, माननीय घनश्याम जी तिवारी हमारी पार्टी के साथ रहे हैं, उनको यदि उन्होंने डिसाइड कर दिया तो उनको सबसे पहला उनका शब्द है, क्योंकि उनको डर है, तो उन्होंने कहा कि मुझे वसुंधरा जी ने वो दिया, कांग्रेचुलेशंस दिया। तो घनश्याम जी तिवारी हमारे भी मिलने वाली थी, हम भी देंगे, तो इस बात को गिनाएंगे क्या? इसलिए वो प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न है कि शुद्ध आत्मा से राजनीति में स्वच्छता के साथ आना चाहिए, और वो बीजेपी नहीं कर रही है। ये हमारे लिए, देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन क्या बतौर राजस्थानी आपको महसूस नहीं होता कि कम से कम एक तो आती अपने खाते? देखिए, हम नेशनलिटी हमारी इंडियन है, और ये कहना कि मैं गांव का रहने वाला हूं, मेरे गांव में एक कलेक्ट्रेट होना चाहिए, इस तरह की बात करना हमारे लिए अच्छा नहीं लगता, न शोभा। ठीक है योगेश, क्योंकि अंक गणित का खेल है, कांग्रेस बाकायदा अपने नेताओं को तो एकजुट कर ही रही है, निर्दलियों को भी एकजुट कर रही है। मुख्यमंत्री से भी सभी मिलकर आए, 11 निर्दलीय भी मिलकर आए हैं। अगर 2 को छोड़ दें, संयम लोढ़ा और रमीला खड़िया, तो क्या आपको लग रहा है कि ये जितनी भी खींचतान हो रही है और जितने भी तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है साफ तौर पर कि लोकल को प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए था, आंकड़ों के खेल में इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, मुझे लगता है कि इंडिपेंडेंट जो MLA हैं वो अशोक गहलोत के साथ रहेंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंट जो MLA हैं उनका पूरा अब तक का जो हमने देखा कार्यकाल, उसमें काफ़ी मदद उनको सरकार से लेनी होती है, और अभी 1.5 साल का समय है जी। तो जो 1.5 साल का समय है, निश्चित तौर पर वो समय भी ऐसा होता है कि अपने यहाँ पर जो भी काम कराने हैं, जो भी डेवलपमेंट के काम उनके क्षेत्रों में होने हैं, तो बिना सरकार के नहीं हो सकते। तो सरकार का साथ देना ये उनका एक तरह से कहा जाए तो एक मोटिव होता है। ये एक कहा जा सकता है दोनों हाथ से ताली बजती है। तो सरकार भी उनका साथ लेना चाहती है, और उनको भी सरकार के सहयोग की अपने यहाँ विकास के लिए ज़रूरत पड़ती है। और दूसरी जो आपने बात कही कि इस पूरी माथापच्ची के अंदर हमने ये देखा है कि बीजेपी के पास जो सरप्लस वोट रह जाएगा एक कैंडिडेट को देने के बाद, तकरीबन 30 के आसपास, वो वोट किधर जाएगा या उस वोट को लेकर क्या डिसाइड होगा, ये तमाम कवायद है। अभी तक जो बीजेपी से बात सामने आ रही थी कि उम्मीदवार कोई ऐसा हो कि जो बीजेपी से जिसका जुड़ाव कभी नहीं रहा हो, और जो इंडिपेंडेंट हो, और जो बीजेपी के सिंबल पे भी नहीं हो, वो उम्मीदवार अगर सामने आता है तो बीजेपी उस पर विचार कर सकती है। लेकिन यहाँ सेफ गेम खेलने के लिए बीजेपी खुद का कैंडिडेट नहीं उतारेगी। इसीलिए आपको ध्यान है कि एक ही कैंडिडेट ऑफिशियली बीजेपी ने डिक्लेयर किया था। पिछली बार ओंकार सिंह लखावत उम्मीदवार थे,
और उस समय बीजेपी को एक तरह से नुकसान उठाना पड़ गया था जब उन्हीं की पार्टी का विधायक क्रॉस वोट कर गया था। 2 क्रॉस वोट हुए थे उस समय। एक क्रॉस वोट पर कांग्रेस ने ज़्यादा फोकस नहीं किया या ज़्यादा पैनिक नहीं हुए, एक क्रॉस वोट मान लिया गया था जी। और जाहिर सी बात है कि उस एक क्रॉस वोट से भी बदनामी होती है और ये कहा जा सकता है कि सामने वाले दल को फ़ायदा होता है या उसकी ताकत बढ़ती है। बीजेपी इसी में अपनी जीत दर्ज कर लेगी जिसमें अगर 1-2 वोट को भी इधर उधर कर दिया गया तो। देखिए, यहाँ चिंता बीजेपी को खुद के कुनबे की भी तो है। पिछली बार भी खुद के कुनबे में ही सेंध लगी थी। कांग्रेस में कहीं पर भी कोई क्रॉस वोट नहीं हुआ था, बीजेपी में क्रॉस वोट हो गया था पिछली बार, तो ये डर तो रहता ही है। और अभी भी जो मुझे जहाँ तक जानकारी है कि कोई भी इंडिपेंडेंट अगर उम्मीदवार सामने आता है तो 10 प्रस्तावक होने चाहिए। रामनारायण जी जानते हैं वो 10 प्रस्तावक बीजेपी के नहीं बने, बीजेपी अगर डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होती है और वो 10 प्रस्तावक बीजेपी के नहीं बने तो जो इंडिपेंडेंट होगा उसके लिए 10 प्रस्तावक ढूंढना बहुत ही कांटे का काम होगा। वो कैसे उन 10 प्रस्तावकों को लाएगा। कल आखिरी दिन है तो, और कल आखिरी दिन है, तो आज जो रात है वो सबसे इम्पोर्टेंट रात है। और अशोक गहलोत को ये तीनों सीटें जिताकर केंद्र को ये संदेश देना है कि राजस्थान की कांग्रेस एक है और राजस्थान की कांग्रेस के विधायक उनके साथ खड़े। जी ठीक है महेश शर्मा जी, क्योंकि जिस स्थानीय वर्सेस बाहरी का मुद्दा बीजेपी बना रही है, क्या आप ये मानते हैं कि इस तरीके के मुद्दे सिर्फ लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में ज्यादा काम करते हैं क्योंकि वहां जनता के साथ सीधा कनेक्शन होता है? यहाँ तो एक पार्टी के विधायकों के साथ का कनेक्शन है और वो अपनी प्रतिबद्धता से बंधे हुए हैं, इसलिए ये मुद्दा बहुत ज्यादा ना रिफ्लेक्ट करेगा और ना आंकड़ों को इधर उधर करेगा। देखिए, अगर कांग्रेस का अगर देखा जाए तो उसके राष्ट्रीय जो नेतृत्व ने जो चुना है कैंडिडेट को, इनके देखना पड़ेगा कि एक तो इनमें जो मापदंड लिया है कि वफादार कितने हैं, तो उन वफादारों को इनको रिटर्न दिया है। अब उनको लाया कैसे जाए, दूसरा ये देखा गया है। तो लाने में ये देखा गया है कि जहाँ कांग्रेस की बहुमत जो है सरकार, या तो छत्तीसगढ़ है यहाँ भी, तो जहाँ पे जो सुरक्षित रूप से ये कांग्रेस ये जो राष्ट्रीय नेता भी चुन लिए जाएं और वहाँ से सुरक्षित उनका मतलब क्या था ना चयन भी हो जाए और राज्यसभा में उनकी उपस्थिति भी बढ़ जाए। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये 3 कैंडिडेट राष्ट्रीय स्तर के उतारे हैं। लेकिन अब अगर सवाल ये आता है कि अगर कोई जी। किसी कल जैसे समीकरण जैसे बताए जाते हैं तो इसको ध्यान में रखते हुए भी ये तीनों जो कैंडिडेट लाए गए हैं वो इसमें भी सामाजिक संतुलन का ध्यान रखा गया है कि ओबीसी वर्ग को भी दिया गया है, तो आपके ब्राह्मण को भी, सवर्ण को भी दिया गया है और एक आपके पिछड़ा वर्ग को भी दिया गया है। तो इन चीज़ों को देखते हुए तो समीकरण सही है। राजस्थान में तो उम्मीद ये थी कि एक अल्पसंख्यक विभाग अल्पसंख्यक की तरफ से होगा, एक आदिवासी होगा, एक मीणा बहुल्य जो बेल्ट है उससे मांग हो रही थी कि उनमें से किसी को भेजा जाए। तीनों ही नाउमीदी से भरे हैं, क्या इसका कोई रिफ्लेक्शन दिखाई देगा? देखिए, जहाँ ये इसमें इतना इनका महत्व नहीं होता है जी कि कौन अल्पसंख्यक वगैरह, लेकिन ये बता रहे हैं कि जिसको भी टिकट दिया जा रहा है कि वो राज्यसभा का जो महत्व होता है उसमें क्षेत्र विशेष को नहीं देखा जाता, न जाति विशेष देखा जाता, लेकिन हाँ ये कोशिश ये की जाती है भाई सभी वर्ग को दिया जाता, लेकिन उनमें विषय विशेषज्ञता भी हो जाए अपनी। जहाँ राज्यसभा क्योंकि उच्च सदन कहलाता है तो वहाँ परिपक्व व्यक्ति, विशेषज्ञ व्यक्तियों को का चयन होता है। अब आप ये देखिए कि सिर्फ क्या एक ही दल के नहीं होते बल्कि विभिन्न दलों के भी लोग बाग एक दूसरे के मतलब अच्छे जो कैंडिडेट होते हैं। अब अल्फोंसो जी को यहाँ से चुना गया था, आप ये देखे होगा दक्षिण भारतीय, तो ऐसे जो मतलब क्या मनमोहन सिंह, हाँ मनमोहन सिंह जी को भी चुना गया था। तो ये सब अपने जो दक्ष जो लोग बाग होते हैं जो अलग अलग क्षेत्र के जो अपने वहाँ विशेषज्ञता रखते हैं, प्रभावशाली तरीके से सरकार को जो भी किसी भी पार्टी की सरकार हो उसको अच्छे सुझाव देते हैं, उनको अच्छे मतलब रामनारायण मीणा जी कल्याण की बात। रामनारायण मीणा जी, क्या वाकई में आपको लग रहा है कि जिस तरीके से ये सब हुआ और उसके बाद ट्विटर पर एक अलग तरीके का संग्राम चला है, क्या प्रशिक्षण के नाम पर कांग्रेस भी अब आने वाले दिनों में बाड़ेबंदी करने वाली है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, बाकी प्रशिक्षण तो हर पार्टी देती है, बीजेपी भी देगी, हम भी देंगे। और क्योंकि एक भी प्रायोरिटी गलत हो गई
तो उसमें नुकसान हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से हम 3 जिताना चाहते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यदि ज़रूरत पड़ी तो 1-2 दिन हम साथ रह करके एक दूसरे से उसमें करेंगे। उसमें डिवीज़न देगा, कितने मेंबर्स किसके साथ जाएंगे, कौन कौन व्यक्ति किस किस को वोट देगा, ये बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा कुछ किया जा सकता है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है, ये होता है, हमेशा होता है। जी योगेश, बीजेपी ये कह रही है कि कुछ निर्दलीय उनके समर्थन में है, कुछ निर्दलियों से बातचीत भी हो रही है, वो कौन हो सकते हैं? क्या कुछ इशारा इस तरफ मिल रहा है? और क्या उस नाम को लेकर, जिसे हम निर्दलीय कहें या कोई उद्योगपति कहें या कुछ और कहें, क्या उसका नाम भी उस वक्त उस स्थिति में घोषित किया जाएगा जब ये तय कर लिया जाएगा कि हाँ कम से कम इतना समर्थन साथ में है? देखिए, मुझे लगता है आज जो कांग्रेस विधायक दल का जो कार्यक्रम था 8 सिविल लाइन्स पर, और जो निर्दलीय वहाँ गए हैं, मोटे तौर पर उनसे बतौर प्रस्तावक या समर्थन का हस्ताक्षर हो चुके हैं, जो भी वहाँ पहुँचे होंगे। तो अब जब वहाँ उनके हस्ताक्षर हो गए हैं और उनका समर्थन ऑफिशियली हो गया है, तो वो इधर उधर नहीं जा पाएंगे। और जो स्वयं लोढ़ा से मेरी बात हुई फ़ोन पर, वो बोले मेरे पास समाचार देर से मिला और मैं इसीलिए सिरोही से नहीं जा पाया, रमीला खड़िया नहीं आ पाई। बाकी तमाम इंडिपेंडेंट एमएलए, और जो वैचारिक तौर पर बात करें तो बीजेपी की विचारधारा से मेल रखने वाले केवल 2 इंडिपेंडेंट हैं, उनमें ओम प्रकाश हुड्डा है और सुरेश टांक है किशनगढ़ के। दोनों ही विधायक आज अभी 8 सिविल लाइन्स की बैठक में मुख्यमंत्री से मिले और उसके बाद बीजेपी कांग्रेस के जो भी उम्मीदवार थे उनसे उन्होंने मुलाकात की। यहाँ जो विधायकों के मन की बात है, जो ख़ास तौर पर सामने आती है, वो ये है कि बाहर के जो उम्मीदवार होते हैं वो मिलते नहीं हैं, वो कार्यकर्ता से उनका कोई सीधा लगाव नहीं होता, तो कैसे वो फिर राज्यसभा तो चले जाते हैं, लेकिन उनका कनेक्शन नहीं होता उस स्टेट के लोगों से, उस स्टेट के कांग्रेस के वर्कर के साथ। अब यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने जो 3 उम्मीदवार बनाए हैं, ये तीनों ही उम्मीदवारों को राजस्थान की कांग्रेस का कार्यकर्ता जानता है। मुकुल वासनिक लंबे समय तक इंचार्ज रहे, प्रदेश प्रभारी रहे हैं, 2013 का चुनाव लड़ा गया, और रणदीप सुरजेवाला को राजस्थान का कांग्रेस का कार्यकर्ता और लीडर्स जानते हैं। प्रमोद तिवारी वो नए हैं, लेकिन कांग्रेस के नेताओं के लिए वो नए नहीं है, वो पुराने। ये ज़रूर बात मन में टीस है कि तीनों सीटों में एक भी राजस्थान का नहीं था, ये टीस जरूर है। योगेश, इसको दूसरे नजरिए से समझिए तो जैसे किरोड़ी लाल मीणा है, वो राजस्थान में सक्रिय रहते हैं, बिल्कुल सही। राजेंद्र गहलोत हैं, सक्रिय रहते हैं। अब घनश्याम तिवारी बनेंगे, वो यहाँ लोकल पॉलिटिक्स में सक्रिय रहेंगे। उस लिहाज से डॉक्टर मनमोहन सिंह, केसी वेणुगोपाल, अब रणदीप सुरजेवाला, प्रमोद सावंत, या फिर जो तीसरे नाम है मुकुल वासनिक, वो उस तरीके से सक्रिय नहीं रह पाएंगे। इस तरफ क्या देखा जाता है? देखिए, बात सही है आपकी। अब ये जो यहाँ से चुनकर जाएंगे, निश्चित तौर पर उनका ये आउटलुक होगा, लेकिन इस पूरे 3 उम्मीदवारों के चयन के पीछे साफ सी बात थी कि राजस्थान के जो उम्मीदवार थे उन पर एक राय नहीं हो पा रही थी। ट्राइबल से 2 नाम आए, रघुवीर मीणा और ताराचंद भगोरा का, दोनों पे एक राय नहीं हो पाई। दिनेश खोड़िया का नाम चला, वहाँ ट्राइबल के 2 विधायक वो विरोध में लामबंद हो गए। तो ये जो आपस के अंदर जो टकराव पैदा हुआ नामों के सामने आने के बाद, तो वो टकराव विवाद का कारण बना और दिल्ली के अंदर अलग अलग लॉबिंग शुरू हो गई। तो केंद्रीय नेतृत्व को ऐसा लगा, कांग्रेस के और राजस्थान के नेतृत्व को भी ऐसा लगा कि किसी भी विवाद में पड़ने के बजाय तीनों ही नाम दिल्ली से आए, तो दिल्ली से जो नाम होगा, आला कमान का जो नाम होगा, और कांग्रेस के अंदर जो आला कमान का जो फैसला होता है वो सब मानते हैं, तो वही होता नजर आ रहा है। मुकेश पारिक जी, हमने पिछले चुनाव में भी देखा, जब ओंकार सिंह लखावत को मैदान में उतारा गया, परिणाम क्या रहा? यहां पर भी आंकड़ा है नहीं। क्या इसे सिर्फ लोकतंत्र की खूबसूरती मान लिया जाए, क्योंकि हमारे पास आंकड़े में 30 हैं और 8 से 10 हमारे पास कम है, बस इस आधार पर उतारा जा रहा है कि अंतरात्मा की आवाज के आधार पर कोई क्रॉस वोट कर दे? देखिए, लोकतंत्र में उम्मीदवार खड़ा करना कहीं कोई बुराई नहीं है, जबकि हमारे पास अतिरिक्त वोट है। और जिस प्रकार से अभी मीणा जी जो बात कह रहे थे, ये बात सही है कि केंद्रीय नेतृत्व तय करता है और बाहर के भी उम्मीदवार हो सकते हैं,
लेकिन ऐसा नहीं होता कि 100% राज्य के बाहर के हों। राज्य से चुनकर जो राज्यसभा में जाते हैं उससे राज्य का हित, मेरा ये मानना है कि कुछ ज़्यादा सत्ता है बजाय कि किसी अदर स्टेट के जो चुन के जाते हैं। इन्होंने एक बात और कही, भारतीय जनता पार्टी पर एक आरोप लगाया, उसका जवाब देना यहाँ पर जरूरी है। इन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी हॉर्स ट्रेडिंग और ये करती है। आप देखिए भरत सिंह जी ने क्या बयान दिया। मीणा जी, आपको उस बात का जवाब देना चाहिए। भरत सिंह जी ने आपकी सरकार पर आरोप लगाया कि ये भ्रष्टाचार यहाँ पर खुलेआम हो रहा है। साथ ही साथ जिस प्रकार से आपने आपके विधायकों को इस सरकार को बचाने के तोहफे के रूप में लूटने के लिए छोड़ रखा है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। जिस प्रकार से आज भ्रष्टाचार राजस्थान में फैल रहा है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और जो अपराधीकरण हो रहा है, चाहे कुछ भी हो रहा है, आज आपके एमएलए के सुपुत्रों के द्वारा जो नहीं, मुद्दा नहीं, इन्होंने कहा इसलिए जवाब देना आवश्यक है। मुद्दा राज्यसभा का मैं फाइनल कमेंट में आपसे चाहूंगा, क्योंकि 3 सीटों को लेकर कोई विवाद नहीं। घनश्याम तिवाड़ी, उनके पास आंकड़ा रहेगा। अगर कांग्रेस के इन 3 नामों की बात की जाए तो आपको क्या लग रहा है, वरीयता क्या रहेगी? यानी कि पहले 41 किसके लिए पड़ेंगे, दूसरे 41 किसके लिए पड़ेंगे? क्योंकि तीसरा जो रहेगा सवाल उसी को लेकर है, उस रिस्क जोन में किसको डाला जाएगा? देखिए, इसमें ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन हाँ ये है कि तीनों जो प्रत्याशी कांग्रेस के वो सहजता से निकल जाएंगे। क्या है कि जो निर्दलीय है, जिन पे संदेह है, जिसमें 2 आपने बीजेपी समर्थित थे जिनको टिकट नहीं मिली और वो ये निर्दलीय होकर चुनाव लड़े, उनको छोड़ दें। एक बीटीपी के 2 को और छोड़ दें। वो जो आदिवासियों की जो पैरवी कर रहे थे कि आदिवासी जो बीटीपी कि वो जो उनको अगर निकाल दें तो बाकी जो अधिकांश जो है सीपीएम के जितने 2 हैं और बाकी जो निर्दलीय, वो उनका जो कांग्रेस से को टिकट न मिलने पाने पर जो निर्दलीय बने, वो तो 100% ये मान के चलिए गहलोत साहब के ही साथ है। और गहलोत साहब जिन के अनुसार ही वो मतलब क्या कहते हैं पार्टी से जुड़े हुए हैं। और चूंकि जो बसपा के जो जितने भी जो हैं वो पहले से कांग्रेस के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, क्योंकि फाइनल कमेंट में आपसे चाहूंगा, और कमेंट इसको लेकर कि जो घनश्याम तिवाड़ी और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की मुलाकात हुई है, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ये भी बिल्कुल सही है कि जो गुटबाजी अंदर जो उनका जो मुख्य रूप से जो पार्टी से अलग हुए घनश्याम तिवाड़ी, तो उस समय मुख्य कारण था कि वसुंधरा जी का और उनका दोनों के मेल विचारों में मेल नहीं हो रहा। लेकिन अभी तो मेल दिखाई दे रहा है योगेश जी। जैसे उन्होंने व्यक्त किया है कि भाई उनका सबसे पहले तो ये है कि पार्टी हाईकमान ने ये तय कर दिया है कि आप, और यहाँ जब भी वो जो सम्मेलन हुआ था उसमें ये भी कहा था कि गिरीश के बाद में पहले अपने को ये है कि चुनाव पे नजर रखनी है और वापस सत्ता में आना। वक्त की कमी है। विजेंद्र, ये फोटो ऑफ द डे है दोनों के मिलते हुए का। सालों बाद ऐसा नज़ारा सामने आया जब घनश्याम तिवाड़ी वसुंधरा राजे के घर गए, और ये अदावत इतनी बड़ी थी कि आपस में टॉकिंग टर्म्स ही दोनों के लगभग ख़त्म हो गए थे। और यूँ कहा जा सकता है कि दीनदयाल वाहिनी भी राजे विरोध पर बनी और उसके बाद कांग्रेस में भी वो इसी बात को लेकर गए। आपने देखा होगा व्यक्तिगत कटुता रही। मुख्यमंत्री के जो बंगलों को लेकर क्या उन सवाल जो खड़े किए गए थे वो घनश्याम तिवाड़ी ने खड़े किए थे। तो ये कहा जा सकता है, और अब आलाकमान का निर्णय राजे ने सहर्ष स्वीकार किया है और उसी स्वागत उनका वहाँ देखने को मिला 13 सिविल लाइन्स पर। तो ये कहा जा सकता है ये राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता, इस फोटो से साफ जाहिर होता है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रामनारायण जी आपका भी शुक्रिया, मुकेश जी आपका भी शुक्रिया, और महेश जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। दरअसल राज्यसभा का चुनाव आंकड़ों का खेल है और आंकड़ों के खेल में कांग्रेस काफी हद तक आप कह सकते हैं कि तीनों सीटें निकालेगी, आराम से निकालेगी, बशर्ते कुछ अंदर खाने जो निर्दलीय बीजेपी की तरफ से उतारे जाएं या फिर कोई उद्योगपति उतारे जाएं, उनको कुछ समर्थन ना कर दे, और उसकी चांसेस अभी ना के बराबर है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना है। नमस्कार।